नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ तारीखों का बड़ा महत्व है और इतिहास में ऐसी दर्ज हो जाती हैं, जैसे 5 अगस्त 2019 जब कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया। 5 अगस्त 2020 जब प्रभु राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई। 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट दिया गया। उनको सेना के विमान में सवार होकर के भारत आना पड़ा। वो हिंडन एयरबेस पर लैंड हुई और उसके बाद से वो लगातार भारत में है, दिल्ली में है। दोनों बहनें और उस समय के उनके गृह मंत्री भी। उसके बाद करीब करीब महीने भर बाद टेक ओवर किया मोहम्मद यूनुस ने। और मोहम्मद यूनुस कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की कठपुतली है। किस तरीके से उनको नोबेल प्राइज पीस का खिताब मिला, किस तरह उनको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश हुई। और जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप आए भी नहीं थे, उस समय ये अमेरिका गए थे एक कार्यक्रम में, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और उस समय इनके साथ कुछ तथाकथित क्रांति नायक भी गए थे, जिनका परिचय इन्होंने बड़े बढ़ा चढ़ा करके वहां जो ऑडियंस बैठी हुई थी उनको दिया था। और बड़ा इतरा करके इन्होंने, उस समय हिलेरी और बिल दोनों वहां मौजूद थे, इन्होंने इतरा करके कहा था, शेख ही बगारी थी, कि ये जो नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ऐसी योजना बनाई थी, फुल प्रूफ योजना बनाई थी कि शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट दिया गया और उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जो कुछ हुआ था, जो तथाकथित सेना की तरफ से दमन, पुलिस की तरफ से दमन और शेख हसीना ने इतने लोग मरवा दिए, ये सब जो बाद में फैलाया गया, उसकी हवा खुद मोहम्मद यूनुस वहां अमेरिका में निकाल करके आए थे, ये बता करके कि इन्होंने बहुत फेयरली, बड़ा फूल प्रूफ एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था, ऐसी योजना बनाई थी कि शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए और अल्टीमेटली उनको भागना पड़ा। लेकिन अभी जो अदालत का फैसला आया है वो क्या कह रहा है? 4-5 आरोप शेख हसीना पर लगाए गए थे, जरा उन पर भी बात करेंगे हम। जो कुछ अदालत में तथाकथित सुनवाई हुई है और एक तरफा फैसला आया है शेख हसीना को फांसी देने का और उम्र कैद की सजा देने का, उससे तो लगता है कि जैसे पूरी तरीके से ये फैब्रिकेटेड है सारा मुकदमा और उनको जानबूझ करके फांसी के तख्ते तक ले जाने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है। शेख हसीना इस समय भारत में है। मोहम्मद यूनुस ने ये फैसला आने के बाद भारत से ये मांग की है कि शेख हसीना को उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाए, यानी बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, ताकि ये लोग उसको फांसी पर लटका सकें। शेख हसीना ने इस कोर्ट की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं, इस फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा जितनी जल्दबाजी में ये सब हुआ है, अब आप लगा लीजिए ना, 5 अगस्त 2024 और अभी हम नवंबर 2025 में बैठे हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना शेख हसीना का पक्ष सुने आप एक तरफा फैसला सुना दें? तो ये मोहम्मद यूनुस को जल्दबाजी है शेख हसीना को फांसी के तख्ते पर तक ले जाने की, या इसके पीछे यूएस है, अमेरिका है? क्योंकि अमेरिका ही नाराज था, इसीलिए उनका तख्ता पलटा गया है।
मेरे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर तो पहली बार, लेकिन आप इनसे अपरिचित नहीं हैं। अलग अलग चैनलों पर उनके सुलझे हुए बयान और जो उनके पास ज्ञान का भंडार है, जियोपॉलिटिकल मामलों पर भी, रक्षा सुरक्षा मामलों पर भी, वो अपने आप में अद्भुत है। कर्नल मयंक चौबे साहब जुड़ रहे हैं, तो सीधे जुड़ लेते हैं चौबे साहब से और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप म्यूट पे हैं शायद। जी मैंने हटा दिया। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद ओंकार जी। आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात हो नहीं सकती कि आज आपसे बात करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी भेंट जयपुर डायलॉग्स में हुई थी, जी जी, परंतु फॉर्मली अब आपके चैनल पे मेरा आगमन हुआ नहीं था, तो आज श्री गणेश कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बड़प्पन है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सम्मान जो है आप देते हैं। चौबे साहब, जो कुछ ढाका से और बांग्लादेश से खबरें आई हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए इस समय जो वहाँ पर घटित हो रहा है, जहाँ तक कि मेरी जानकारी जा रही है, लोग जो हैं इस समय बड़े क्षुब्ध हैं। एक तरीके से दुःख का माहौल है बांग्लादेश में इस समय, और ये दुःख जो है किस प्रकार से रोष में परिवर्तित होता है, इसमें समय नहीं लगता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कई मित्र हैं वहाँ पर जो कि मुझे पल-पल की खबर जो है वहाँ की देते रहते हैं, और वहाँ पर जनमानस की मानसिक स्थिति क्या है, उसके बारे में भी टिप्पणी की जाती है। तो इसलिए मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस समय मामला जो है वो बड़ा गंभीर है, और आप ध्यान करेंगे कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बड़ी नपीतुली प्रतिक्रिया दी है। एमईए का जो बयान आया है, उन्होंने बोला है कि हम सभी स्टेक होल्डर से बांग्लादेश की जनता के इंटरेस्ट पे ध्यान रखते हुए उनसे अपने डीलिंग्स करेंगे, और बड़ा छोटा-सा स्टेटमेंट था और उसको शाया कर दिया गया है। तो लोगों की ये शिकायत भी दूर हो गई कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा नहीं, और कुछ ना कहकर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। लोगों के मन में ये भी भय व्याप्त हो गया है कि क्या इस स्टेटमेंट के बाद में भारत शेख हसीना वाजिद को यहां से जाने की अनुमति देगा या निष्कासित करेगा, और बांग्लादेश के खूनी पंजों के बीच में उसको जकड़ने में उसका सहायक सिद्ध होगा। परंतु मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता है, और जिस प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए, उनकी जनता के लिए युद्ध किया, अपने पूरे परिवार की आहुति डला ली, और उनके परिवार में बची थी उनकी 2 बेटियां जो कि इस समय भारत में मौजूद हैं, और किस प्रकार से बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में पाश्चात्य शक्तियों द्वारा लिया गया और अपने हित साधने के लिए वहां पर कुकृत्य किए गए। ये किसी से लुका-छिपा नहीं है। जैसा कि आपने 5 अगस्त की बात की, 5 अगस्त 1935 से और 370 का हटना, 5 अगस्त 2020 में राम जन्मभूमि मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आना, और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद को वहां से पलायन करके भारत में आना। उसके बाद में ये था कि आया कि वहां के आर्मी चीफ जो थे उन्होंने फैसिलिटेट किया उनको वहां से निकलने में, क्योंकि उनके वो रिश्तेदार थे। मामला बड़ी सफाई से होता है, बहुत जल्दी होता है, और वो भारत आ जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद में एक बुक छपती है जिसका नाम था इंशाल्लाह बांग्लादेश, और इंशाल्लाह बांग्लादेश में वहां के आर्मी चीफ पर यह दोष लगाया जाता है कि वे कहीं सीआईए या फिर पाश्चात्य शक्तियों के हाथ में खेल रहे थे, उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, जिससे कि जल्द से जल्द बिना खून खराबे के, बिना किसी लाग लपेट के शेख हसीना वाजिद जो है देश छोड़ देती हैं, और दुनिया ये देखेगी कि भाई इन्होंने देश में शांति रखने के लिए काम किया, बल्कि ये काम जो कर रहे थे, ये कर रहे थे पाश्चात्य शक्तियों के लिए। ऐसा उस किताब में निकल कर आया है, और अगर आप देखेंगे और सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ, वाक़ई इस चीज़ में तथ्य हो सकता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से कोई एक रिपोर्ट जो है वो शाया होती है, और मज़े की बात ये होती है कि उस रिपोर्ट का जो कार्यकाल रखा गया था, वो रखा गया था 15 अगस्त 2024 तक का। यानी 5 अगस्त को ये सरकार अपदस्थ होती है या इनको भागना पड़ता है, और 15 अगस्त तक ये कार्यकाल जो है इसका रिपोर्ट का आता है। एम ये था कि किसी तरीके से शेख हसीना वाजिद की सरकार के खिलाफ कुछ बयान और कुछ तथ्य इकट्ठे किए जाएँ, उन पर दोषारोपण किया जाए और फिर उनको ट्रायल के लिए लाया जाए।
इसका बाकायदा रिबटल किया था बांग्लादेशी अवामी लीग ने, करीब 450 पौने 500 पेज की रिपोर्ट है, लंबी रिपोर्ट। उन्होंने एक-एक तथ्य को, साक्ष्य को वहां पर छाप के रखा था। हम लोग ये भी कह रहे थे कि जब बांग्लादेश में छात्रों पर गोली चली थी, तो वो हेडशॉट लिए गए थे। हेडशॉट लेने का मतलब है कि आपका एम्ड फायर था और आपने एम करके फायर किया था। तो शक ये था कि इसमें स्नाइपर राइफल का प्रयोग किया गया होगा। तो इस रिपोर्ट में बाकायदा उस एम्यूनिशन की फोटोग्राफ्स आई, जिस प्रकार का एम्यूनिशन इसमें फायर किया गया, उसके कार्टन के साथ में उसकी फोटो भी छाया हुई थी। तो इस बात को ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें इन्होंने एम करके छात्र नेताओं पर गोली चलाई, जिससे कि भीड़ जो है वो उग्र हो जाए और देखने में ये आए कि भाई ये लोग बहुत रोष में थे। अब ये ट्राइब्यूनल बैठता है, ट्राइब्यूनल के बैठते ही लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि कहने के लिए इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, लेकिन इसमें इंटरनेशनल नाम की कोई चीज नहीं थी। सही है। जी। दूसरी बात ये थी कि इसमें जिस पर ये केस चल रहा था, उसको अपने डिफेंस में कहने के लिए कोई जगह दी नहीं गई। मतलब उनका अपना एक वकील होना चाहिए, वो उसकी छूट जो थी वो नहीं मिली। तो एक तरीके से जिसको कहते हैं छद्म ट्रायल था, शैम ट्रायल था, ये वहां पर होता है। और इस ट्रायल का वर्डिक्ट सबको पता था कि क्या आएगा, और उनको मौत की सजा जो है इसमें दे दी गई। इस सजा को देने के बाद में बांग्लादेश अवामी लीग ने अपना एक पूरा रिप्लाई जो है वो शाया किया। 4-5 पेज का रिप्लाई था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये रिजीम जो है वो मर्डरस रिजीम है, मिस्टर यूनुस की और उनके मिनिस्टर्स की। और ये जो ट्रायल किया गया है, इसमें इंटरनेशनल नाम की कोई चीज नहीं है, और इसका एम जो था केवल और केवल शेख हसीना वाजिद को दोषी साबित करने का था, जो इसमें इन्होंने किया है। और वो किसी तरीके से शेख हसीना वाजिद को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, जो कि एक लास्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। ये इन्होंने अपनी कथन में कहा है। उसके बाद बिल्कुल। आता है भारत की ये एमईए का रिस्पॉन्स। जी ओंकार जी। देखिए, 5 आरोप इन पर लगाए गए। पहला आरोप, हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप। चार्जशीट में कहा गया कि हसीना ने पुलिस और अवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रही। आरोप नंबर 2, हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आरोप नंबर 3, 16 जुलाई को बेगम रोकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल हैं। आरोप नंबर 4, 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। ये भी कहा गया कि ये हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद, साजिश की वजह से हुई। आरोप नंबर 5, इस आरोप में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात है। आरोप है कि उन 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। चौबे जी, कितने हास्यास्पद लगते हैं ये सब, और कितने बचकाने भी लगते हैं कि इस तरीके से आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से आरोपी बना दें और उसके बाद एक तरफा सुनवाई हो और उस सुनवाई में उनको फांसी की सजा भी दे दें और 3 समानांतर उम्र कैद की सजा भी सुना दें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शेख हसीना वाजिद ने 18 जुलाई 2024 को एक जुडिशियल इंक्वायरी गठित की थी सारी घटनाओं की जांच करने के लिए, और उसकी जो इंक्वायरी को हेड कर रहे थे वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस कर रहे थे। तो इससे ज्यादा निष्पक्ष तो मेरे ख्याल से कोई राष्ट्राध्यक्ष कर नहीं सकता कि हाई कोर्ट के जज को इंक्वायरी के लिए बैठा दे, क्योंकि हाई कोर्ट का जज अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। दूसरी बात ये थी कि कहीं 52 लोगों के मृत्यु का उसमें समाचार शाया हुआ था। 52 में से 19 लोग तो बाद में जिंदा पाए गए, और बाकी के लोग जो थे वो या तो एक्सीडेंट से या बीमारी से किसी प्रकार से आहत हुए थे। तो ये इस समय जहां मुझे प्रतीत हो रहा है, ये ट्राइब्यूनल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ
शेख हसीना वाजिद को दोषी ठहराना चाहता है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो है वो पॉपुलर लीडर है और वो सेंट मार्टिन आइलैंड का जो किस्सा है वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने हिंट किया था, साफ तौर पर नहीं बोला था। तो पाश्चात्य शक्तियाँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, किसी प्रकार से बांग्लादेश में उनको एक फुटहोल्ड मिल जाए, एक कदम रखने की जगह मिल जाए। और कदाचित इस चीज़ को देखते हुए आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले कुछ अमेरिकी सैनिक जो थे वो बांग्लादेश के पूर्वी हिस्सों में पेशकदमी करते पाए गए थे और उनके ऊपर फिर फायरिंग भी हुई थी और कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और वो फिर तुरंत आनन-फानन में भागकर अपने होटल में वापस भी आ गए थे। तो इस समय पाश्चात्य शक्तियों का बड़ा ज़ोर चल रहा है कि इस इलाके में जो इवेंजलिज्म जो है ना, वो अपनी चरम सीमा को पाए और एक ऐसा इलाका यहाँ पर बन जाए, हमारा नॉर्थ ईस्ट उसमें शामिल है, म्यांमार का उसमें कुछ इलाका शामिल है, कि इस इलाके में थोड़ा बहुत ईसाईयत जो है वो पनप जाए। और इसके लिए बहुत ज़ोर आज़माइश चल रही है और पाश्चात्य शक्तियों का यहाँ पर पूरा-पूरा दखल साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर से चीन का दबाव भी आता है। तो यूनुस साहब ने क्या किया? चीन को खुश करने के लिए बोल दिया कि एक कॉरिडोर बनाएँगे जो कि हम यहाँ से भारत और बांग्लादेश से होता हुआ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगा। तो उन्होंने न जाने कैसे भारत की भूमि पर क्लेम कर दिया ये सोच के कि यहाँ से थ्रू एंड थ्रू रास्ता मिलेगा। ये जानते हुए कि भारत की सैन्य शक्ति ऐसी नहीं है जिसको कि आप आराम से जिसका मुकाबला कर सकें, ट्रैम्पल करके पार करना तो बहुत दूर की बात है। जी, ओंकार जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शेख हसीना के बेटे का बयान आ गया है। अल जजीरा के मुताबिक शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की ही सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही और देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। वो हल्के में एक्चुअल में ले भी नहीं रहे हैं। कर्नल मयंक चौबे साहब बताएंगे आपको। पिछले कई दिन से वहां हिंसा जारी है, लोग सड़कों पर हैं जो शेख हसीना के समर्थक हैं, लगातार झड़पें हैं। आज भी जब ये फैसला आया तो कई जगहों पर झड़पें हुई हैं और हसीना की पार्टी ने कल बांग्लादेश बंद का ऐलान भी कर दिया है। यानी 18 नवंबर को देश में बंदी का ऐलान किया गया है। शेख हसीना का भी बयान आ गया है। कर्नल मयंक चौबे सर, उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है, यानी पॉपुलर मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने यह भी कहा है कि यूनिस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता ही जा रहा है। हसीना ने यह भी कहा कि डॉक्टर यूनिस को किसी ने चुना नहीं है। बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ये बयान शेख हसीना का भी आ गया है। कैसे देखते हैं इनको? अवामी लीग सड़कों पर है, उनके समर्थक सड़कों पर हैं। शेख हसीना के बेटे का बयान भी और शेख हसीना का बयान भी आ गया है। जी, ओंकार जी, जैसा कि मैं बांग्लादेश को देखते आया हूँ, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जो होते हैं, वो शांतिपूर्वक तो कतई नहीं होते। तो जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, अब प्रोटेस्ट जो हैं, वो उग्र से उग्र होते चले जाएँगे। जब प्रोटेस्ट उग्र होंगे, तो जैसा कि मैं डॉक्टर यूनुस के काम को देख रहा हूँ, वो इसको दबाने का प्रयास करेंगे और दबाने का प्रयास होगा बल का प्रयोग करना। अब जब आप बल का प्रयोग करते हैं, तो फिर वो प्रेशर कुकर में प्रेशर बनना शुरू होता है
और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय मोहम्मद यूनुस के पास में 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। अगले 2 महीने में आप देखेंगे कि इस चुनाव के होने से पहले इनको पलायन करना पड़ेगा। और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, बेल्जियम नामक देश है, वहाँ पर इन्होंने अपने लिए थोड़ा-सा जगह बनाने का प्रयास किया है, रूमाल से धूल वहाँ की झाड़ी है। तो हो सकता है ये बेल्जियम की तरफ पलायन करें या किसी और पाश्चात्य देश की तरफ भागें। लेकिन इनका बांग्लादेश में रह पाना मुझे बहुत कठिन नज़र आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये 60 दिन से ज़्यादा बांग्लादेश में टिक पाएँगे। जैसा कि स्थिति वहाँ से बन रही है और जैसा कि वहाँ का इनका काम करने का तरीका है, 60 दिन का टाइम मैक्सिमम इनके पास मुझे दिखाई दे रहा है। जी, ओंकार जी। कर्नल साहब, इसमें एक एंगल अमेरिका का भी है, यूएस का भी है। जो मैंने शुरू में इंट्रो में कहा था कि यूनुस उन सो कॉल्ड क्रांति नायकों को साथ लेकर के अमेरिका गए और वहां शेखी बघारी कि देखो, आप लोग एक आयरलैंड मांग रहे थे जो शेख हसीना ने नहीं दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इन लड़कों ने क्या कर दिया। इनकी उम्र कम जरूर लगती है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा बिल्कुल साउंड प्रूफ या किसी भी तरह की आशंकाओं से महफूज एक ऐसा नियोजित आंदोलन चलाया कि शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचा करके। मतलब पूर्व नियोजित कार्यक्रम था ये पूरा, पूर्व नियोजित दंगा फसाद मर्डर, और शेख हसीना के घर में घुसना, प्रधानमंत्री रेजिडेंस में घुस करके उनके अंग वस्त्र लहराना टीवी चैनलों के पर्दों पर, कैमरों के सामने, ये सब जानबूझ करके किया गया था। और जाहिर है शेख हसीना ने अमेरिका को वो आयरलैंड देने से मना कर दिया था जहां वो अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, इसलिए अमेरिका भी उनकी विदाई चाहता था। बिल्कुल, 101%। और आपको इस बात का ध्यान होगा कि एक इनके रैप सिंगर थे जिसको कि म्यूजिक के फर्दरेंस के लिए फंड किया गया था। तो ये तरीका होता है किसी भी देश में पाश्चात्य शक्तियों द्वारा पैसा कैसे दिया जाता है। पैसा देने का उद्देश्य कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है। तो वो रैप सिंगर थे, अचानक उनके शो में इतना पैसा उन्होंने लगा दिया क्योंकि ये बढ़ावा दे रहे थे किसी भी सोच को। तो ये बात तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है कि किस प्रकार से अमेरिका ने अपना पैसा जो है लगाया है यूनुस को इस गद्दी पर बैठाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली उनको उसका रिटर्न भी देना होगा। तो रिटर्न किस प्रकार से देंगे? रिटर्न इस प्रकार से देंगे कि वो उनके इशारों पर नाचेंगे। अमेरिकन ट्रूप्स को वहां पर जगह मिलेगी, अमेरिकन आइडियोलॉजी जो है वहां पर पनपेगी, और अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान के जर्नैल जो है वहां का वो दौरा करेंगे और वो दौरा करके भारत को चिढ़ाने का प्रयास करेंगे। और भारत अगर उकसावे में आ जाए तो कोई कार्रवाई करेगा, और कुछ कार्रवाई करेगा अगर, तो फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। परंतु देखिए, भारत जो है, मैं बार-बार ये कहता हूं कि वी आर अ सिविलाइजेशनल नेशन। हम जो है वो 200 साल पुराना देश नहीं है। हमारा इतिहास जो है वो हजारों वर्षों का है। तो हमारी सोच जो है वो उथली सोच नहीं है, बहुत गहरी सोच है। हमारे जो पॉलिटी जो डिसाइड करती है बहुत सोच समझ के करती है। जो प्लेबुक आपको दिखी थी श्रीलंका में प्ले होती, जो प्लेबुक प्ले की थी बांग्लादेश में, जिसको कि खेला गया था नेपाल में, और भारत में उसको उकसाने का प्रयास किया जा रहा था, उसको किस प्रकार से सरकार ने बड़ी समझदारी, सूझबूझ के साथ में ध्वस्त करके रख दिया। तो कोशिश निरंतर जारी थी और जारी रहेगी। देखिए, कलयुग है, कलयुग में भी असुरों का और देवताओं का आपस में टकराव होगा। आपकी आहुति में वो हड्डी और मांस अवश्य डालेंगे। उसकी रक्षा करना जो है वो हम जैसे सैनिक, यानी हम जैसे मतलब आम नागरिक, वो पॉइंट 5 फ्रंट वॉरफेयर जो है हमारे यहां भी चलेगा। तो प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, दिल छोटा करने की बात नहीं है। इसमें आहुति दी जाएगी और इसमें हर व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, वो एक तरीके का सैनिक का फर्ज अदा करेगा इस युद्ध में। अब हमारे को देखना है कि हमारे पूर्वी सीमाओं पर क्या चल रहा है, और पूर्वी सीमाओं पर सब उकसाने वाली कार्रवाई चल रही है। यूनुस साहब का वो कॉफी टेबल बुक
प्रेजेंट करना जनरल मिर्जा को, और यूएन में जाकर भी उन्होंने जस्टिन ट्रूडो तक को ये बुक जो थी वो गिफ्ट की थी, जिसमें तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया था। तो मैंने बात की थी अपने बांग्लादेशी मित्रों से कि आखिर ये क्यों दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है आर्टिस्ट की। तो फिर मैंने उनसे हास्य में ये कहा कि अगर भारत के आर्टिस्टों ने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन दिखा दी, तो शायद हमारी सीमाएं जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से जाके लग जाएंगी, क्योंकि उस समय बांग्लादेश जो है वो हमारी क्रिएटिविटी में कहीं दिखाई नहीं देगा। खैर, ये तो खैर हंसी मजाक की बात थी, परंतु सोच जो है वो जा रही है भारत को उकसाने की। तो इस समय जैसा कि आपने कहा था कि यूनुस साहब का प्रयोग किया जा रहा है कठपुतली के रूप में, डोर जो है वो इस समय अमेरिका के हाथ में साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी। कर्नल चौबे साहब, शेख हसीना इसलिए भी निशाने पर है, अमेरिका के भी और इन लोगों के भी, कट्टरपंथियों के भी, क्योंकि ये कट्टरपंथियों के खिलाफ रही हैं, जो भारत विरोधी ताकतें रही हैं उनका इलाज करती रही हैं, उनको जेल में भी ठूंसती रही हैं, और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को डिस्टर्ब करके म्यांमार में या दूसरी जगहों पर जाते रहे हैं, या जिनको वहां से समर्थन मिलता रहता है बांग्लादेश से और दूसरी जगहों से, चाइना वगैरह से, उनका भी इलाज करने में सहयोगी की भूमिका में रही हैं। और ना भूलें हम लोग, दर्शकों को भी याद है, आप तो खैर बहुत ही इस मामले में इतिहास के भी ज्ञाता हैं और रक्षा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी आप देखते परखते हैं और उन पर विचार रखते हैं। पहले भी जब मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार खत्म किया गया था, तो तब भी दोनों बहनों को भारत ने ही संरक्षण और शरण दी थी, और इस बार भी जब ये संकट में आ गई थी बहुत बुरी तरीके से, तब भी भारत ने ही इनको संरक्षण दिया है। तो ये जो भारत के प्रति एक समर्पित भाव से काम किया है इस परिवार ने, जब जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, भारत के हित सुरक्षित रहे हैं, हमें चिंता नहीं रही है। जब जब जिया का शासन रहा या कट्टरपंथी हावी हुए, तब तब भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। तो इसलिए भी शेख हसीना को खत्म करना चाहते हैं, ये कांटा समझ रहे हैं। बिल्कुल ओंकार जी, आपको ध्यान होगा कि शेख हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में एक पैक्ट हुआ था एनक्लेव्स का। एनक्लेव आपके दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ऐसी ऐसी स्थिति बनती थी कि बांग्लादेश की धरती थी, बांग्लादेश की धरती के बीच में भारत की धरती, और भारत की धरती के बीच में बांग्लादेश की धरती। ऐसे बहुत जगह पर एनक्लेव बने हुए थे जहां पर की गवर्नेंस और मूवमेंट में वहां पर प्रॉब्लम आती थी। तो दोनों देश की सरकारों ने बैठकर इन दोनों नेताओं के बीच में इस समस्या का समाधान किया था, जो कि बरसों बरस चलती आ रही थी, और एक झटके में ये समस्या जो थी वो सुलझाई गई थी, जो कि लटकाए जा रही थी उसको। तो जैसा कि आपने कहा है कि ये सरकार जो है भारत की पक्षकर जो है वो ये मान के चलता हूं रही है। हर सरकार जो है वो अपने देश के हितों को साध कर चलती है, और शेख हसीना वाजिद भी बांग्लादेश का हित साध कर चलती हैं, परंतु उस हित साध कर चलने में उनका ये ध्यान अवश्य रहता है कि भारत वो मित्र देश है जिसने 1971 की लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश का हर तरीके से साथ दिया था। इस चीज को बांग्लादेश भूला नहीं है, और बांग्लादेश ये भी नहीं भूला है कि कुछ ऐसे वहां पर एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अभी भी पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। उसमें इनकी जमात जो है वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि किसी तरीके से नकेल डालकर शेख हसीना वाजिद ने रखा हुआ था और इनके लीडर्स को बंद करके रखा हुआ था, जिसको आते ही यूनुस साहब ने वहां पर छोड़ा है। तो बहुत एविडेंट है कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि अपना हित बन जाए, दुनिया मेरी वाहवाही करे, बांग्लादेश इस समय भाड़ में चला जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। उनका पर्सनल नोबेल प्राइज उनके पास सुरक्षित है, और अमेरिका की पुष्टपनाही में वो सारा काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का हित वो कतई नहीं साध रहे, क्योंकि बांग्लादेश का हित भारत के हित से इतर नहीं हो सकता। अगर आप भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे तो भारत बहुत बड़ी शक्ति है। ये विचार मन से निकाल देना चाहिए उनको कि भारत को चिढ़ाकर या भारत के अगेंस्ट में जाकर वो बांग्लादेश का हित नहीं साध सकते, इम्पॉसिबल। मैं तो ये कहूंगा बांग्लादेश जो है वो 3 नहीं 4 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है
वो भी भारत ने एक तरीके से गिफ्ट दिया है बांग्लादेश को। आपको ध्यान होगा अनक्लॉस के तहत 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है वो आपकी धरती से समुद्र के अंदर तक का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। 3 तरफ से भारत ने उस एरिया को घेरा हुआ है। तो हमारा इकोनॉमिक जोन इतना फैलता है कि बांग्लादेश को वहां जगह नहीं मिलती। तो बांग्लादेश इस चीज को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है। भारत एक बड़े भाई के रूप में छोटे भाई को स्थान देता है और इस चीज के अगेंस्ट में नहीं जाता है। तो भारत वो देश है जो कि अपने पड़ोसी को भी प्यार से दुलार कर उसके हित को देकर अपने हित को पीछे रखकर काम करता है। और ऐसे देश के साथ में अगर आप अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो फिर वो अपनी नजरें भी तरेर सकता है। ऐसा किसी को भूलना नहीं चाहिए। जी ओंकार जी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से निवेदन है, आप बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, देख रहे हैं लाइव, लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। आखिर में एक बात मैं जानना चाहूंगा कर्नल चौबे सर, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इनकी सेना के जनरल्स के ढाका के दौरे बढ़ गए और कुछ कुछ पक रहा है। एक आसिम मुनीर का भी बयान था कि इस बार ईस्टर्न सेक्टर से हम लोग जो है वो, मतलब इशारों इशारों में कहा था कि भारत पर चढ़ाई कर सकते हैं। तो भारत तो इंतजार कर रहा है उस घड़ी का कि कब ये जरा सी गुस्ताखी करें और दोनों को एक ही साथ निपटाया जाए। जी ओंकार जी, आप और आपके दर्शक शायद पिक्चर जरूर देखते होंगे। एक पिक्चर आई थी बॉलीवुड की, नाम था उसका मुगले आजम। काफी बहुचर्चित पिक्चर थी, बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। उसमें डायलॉग आता है जिसमें कि बादशाह अकबर जो हैं वो अनारकली से बोलते हैं कि एक रोटी के टुकड़े पर पलने वाली लड़की हिंदुस्तान की मलिका बनने के ख्वाब देखती है। जी तो जी। मैं ये कहता हूं कि उस समय उस बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोटी का टुकड़ा जो था वो आसिम मुनीर साहब की तरफ उछाला और इन्होंने उछल कर उसको लपक लिया। जब कुत्ते को रोटी, अब देखिए माफ कीजिएगा मैं एक ऐसे पति से इनकी वो कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा वफादार होता है और भारत नहीं, इंसान का सच्चा मित्र होता है। पाकिस्तान के पास में दोनों क्वालिटीज नहीं है। तो मुझे जितने भी श्वान भाई इस चीज को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, मुझे माफ करें कि मैं आपकी तुलना ऐसे देश से कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति से कर रहा हूं। तो इनको कहीं ना कहीं तो वफादारी दिखानी थी। और वफादारी कैसे दिखाई इन्होंने? अपने जितने भी एयर स्ट्रिप्स थी, अड्डे थे, वो इन्होंने अमेरिका को सौंप दिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कहा कि भाई एक बगराम एयरबेस है, हमें वो चाहिए। तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, बमबारी करने उतर गए। बोला जी हमने तो तालिबान के उस लीडर को खत्म कर दिया। तालिबान का लीडर बोलता है भाई साहब इधर तो देखिए, कम से कम आपकी नाक के नीचे बैठा हूं, सुरक्षित हूं। 1 घंटा आपने पहला बोला था कि मैं खत्म हो गया हूं। मैं तो आप ही के नीचे, आप ही के नाक के नीचे बैठा हूं। मोको कहां तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो बिल्कुल। पाकिस्तान जो है, मैं ओंकार जी आपके चैनल पर भी इस बात को कहूंगा, न जाने क्यों एक बार मेरे मुंह से निकला था कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पर हुआ था। और आप देखिए हरकतें पाकिस्तान की इस चीज को प्रूव करती मेरी थ्योरी को। तो ये टू नेशन थ्योरी जो है, हाँ टू नेशन थ्योरी है, परंतु डिवाइडिंग फैक्टर इसमें आईक्यू का आता है। दिमाग नहीं लगाते, काम करने के लिए तुल जाते हैं। अब उन्होंने क्या बयान दिया? 22 अप्रैल से पहले जनरल आसिम मुनीर बयान देते हैं। ये गैदरिंग थी शायद पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की, वो भी उन्होंने हैंड पिक करके सोलह सेलेक्ट करके। जी, 16 अप्रैल 16 को। अप्रैल। तो वो हम्म। बयान ये देते हैं कि हम जो है वो हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। अरे भाई, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारी फौज में हिंदू भी हैं और पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, और एक तरफ तुम खड़े होकर बयान ये देते हो। तो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना इनकी पुरानी बीमारी है। अब फिर उन्होंने कल परसों में एक और बयान दे डाला कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी वो हैं और इनको भेजा गया है एक मसीहा बनाकर जो कि पूरे की इस्लामिक उम्मा को ये देखेंगे। तो ये उस भाव में आगे बढ़ रहे हैं और न जाने किस गुमान में बढ़ रहे हैं। और अभी तो मैं देख रहा था कुछ घंटे पहले एक महिला हैं, इनकी पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर हैं, न जाने क्या नाम है उनका। तो मरियम। उन्होंने,
हाँ, उन्होंने ये बोला है कि जी भारत पर इन्होंने विजय हासिल की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो इसलिए इनका तो ये सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा है कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक और स्क्रैच करते-करते पीठ में घाव हो गए इन दोनों के, परंतु इनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो इस समय पाकिस्तान जो है वो हाँ, अमेरिका की बात को आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान हर वो प्रयास करेगा जिससे कि अमेरिका किसी प्रकार से खुश हो जाए। मेरे मित्र हैं कर्नल अजय कुमार रैना, उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया था पाकिस्तान को और नाम उन्होंने दिया था हीरा मंडी। हीरा मंडी। जी, तो जो जैसी बोली लगाता है उसी प्रकार से पाकिस्तान नृत्य करता दिखाई देता है। तो जैसा आपने कहा है कि इस समय बांग्लादेश में उसके फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देंगे। क्योंकि जैसा उसको आदेश मिलेगा वैसा उसका वो पालन करेगा क्योंकि डोर जो है वो अमेरिका के हाथ में है, फंदा इनके गले में लगा हुआ है और रोटी का टुकड़ा इनको बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। जैसा शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि उनकी माँ भारत में पूरी तरह सुरक्षित है। ये यूनुस और यूनुस की बनाई हुई कोर्ट्स चाहे जो फैसला सुनाती रहे, ये लोग बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इनको पता है ये भारत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकते। तो शेख हसीना की तरफ ये आंख भी उठा के नहीं देख सकते। वो इतने सुरक्षित और महफूज तरीके से यहाँ पर रखी गई हैं। कर्नल मयंक चौबे साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कई दर्शकों ने वैसे मुझसे पूछा है कि कर्नल चौबे सर से पूछिए अब उनके हाथ की चोट कैसी है? तो आप खुद ही बता दीजिए उनको, जो चिंता कर रहे हैं। जी, 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 जी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको इस चोट की चिंता है और ठीक है, चोट है, आई गई, लग गई, चले गए। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो जी। मैंने अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात की, उन्होंने बोला है कि बुधवार को आके मुझे दिखा दीजिएगा और फिर वो निर्णय लेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। बहरहाल जोश में कमी नहीं, होश में कमी नहीं, जयपुर इत्यादि सब घूम के आए हैं और ओंकार जी से गले मिलकर आए हैं वहाँ पर, तो चिंता की बात नहीं है। जी। कर्नल साहब बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।